सिविल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर में आज देखते हैं, पहला टॉपिक है जीका वायरस। इसे आप जो है यूपीएससी के जीएस पेपर द्वितीय के स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन वाले टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है कर्नाटक के, जैसा कि आपको पता होगा कि केरल में है जीका वायरस का संक्रमण के मामले कुछ पाए गए हैं। इसलिए कर्नाटक सरकार जो है इसको देखते हुए इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। ये न्यूज में है। देख लेते हैं जीका वायरस क्या है। जीका वायरस ये जो है एडीज प्रजाति का जो संक्रमित मच्छर होते हैं, अगर वो संक्रमित किसी व्यक्ति में कहीं अगर है तो उनको वह मच्छर अगर किसी अन्य व्यक्ति को काटते हैं तो उसको भी जीका वायरस हो जाता है, या इनके माध्यम से एडीज मच्छरों के माध्यम से पहुंचता है। इसके यही एडीज मच्छर वही मच्छर हैं जिनकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार भी होता है। ये मच्छर सामान्यतः दिन में काटते हैं। दिन में भी वो भी कब? सामान्यतः सुबह में और दोपहर के बाद जो है ये मच्छर अक्सर काटते हैं। ये जो है ये इससे भी फैल सकता है, ये संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से भी फैल सकता है। ये बीमारी जीका वायरस ऐसा नहीं खाली मच्छरों के काटने से ही फैल सकता है। जीका वायरस जो है अगर गर्भवती महिला है तो उसके माध्यम से छोटे बच्चे भ्रूण में भी जा सकता है। यौन संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है, फैल सकता है। रक्त और रक्त उत्पाद अगर किसी को दिया जा रहा है या अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, अंग का प्रत्यारोपण हो रहा है, उसके माध्यम से भी जीका वायरस फैल सकता है। जीका वायरस थोड़ा सा इतिहास देख लें तो ये सबसे पहले 1947 में युगांडा में बंदर में देखा गया था। उसके बाद 1952 में जो है यह पहली बार जो है युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में देखा गया था। इसके माध्यम से जीका वायरस संक्रमण के कुछ लक्षण भी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, याद भी रखिए, सामान्यतः आज के में हर व्यक्ति को कुछ बीमारियों के जो है लक्षण याद ही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए बीमारी के बारे में भी। तो इसमें जो है इसके लक्षण में हल्का जो होते हैं, सामान्यतः इसके लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा होने लगते हैं तब उस समय तत्काल चिकित्सा की जरूरत होती है। इनमें लक्षणों में क्या दिखता है? बुखार दिखता है, सामान्यतः बुखार आता है, दाने पड़ जाते हैं शरीर पे, आँख में जलन होती है, सूजन होने लगती है, आँख में जलन और सूजन भी होती है, कंजक्टिवाइटिस भी जिसको आप बोलते हैं, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है और सिर दर्द की शिकायत होती है। यह जो है सामान्यतः 2 से 4 दिनों तक रहता है, और अगर कभी अधिकांशतः जो ऐसा होता है 2 से 4 दिनों में, 7 दिनों में ठीक भी हो जाता है। नहीं ठीक होता है, अगर ज़्यादा ऐसा गंभीर मामला दिखता है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इस मामले में जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। इसके उपचार की बात करें तो इसमें क्या जो है अभी कोई खास नहीं टीका उपलब्ध है, नहीं उपचार इसके लिए उपलब्ध है। बस जो है इसके लिए क्या है, दर्द और बुखार की जो सामान्य दवाएं चलती हैं उसी दवाओं को भी इस जीका वायरस के भी केस में खाया जाती है, उसी से ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, तरल पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिससे जो है बॉडी में फ्लूइड का मेंटेन बना रहे, और जो है फीवर एक सामान्यतः होता है, वाटर मतलब टेम्परेचर भी सही का मेंटेन रहे, है ना, इसलिए पीना चाहिए तरल पदार्थ। अगला टॉपिक देखते हैं, लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज क्या है, क्यों न्यूज में है। इसको जो है यूपीएससी के जीएस पेपर द्वितीय के सरकारी नीति और हस्तक्षेप तथा विकास से संबंधित मुद्दे वाले टॉपिक से आप कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज में यह है कि अभी जो है केंद्र सरकार उसने क्या किया, ये लोक उद्यम विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को पहले जो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था उसको जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया। इसको लाने का क्या उद्देश्य था? इसको इसलिए कि जिसकी वजह से अच्छे जो है लोक उद्यम मतलब कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उसकी बेहतर क्रियान्वयन हो सके, उनका ऑडिट हो सके और वित्तीय जो है रूप से और सशक्ता मजबूत हो सके। इस उद्देश्य से जो है इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। देख लेते हैं क्या सार्वजनिक उद्यम विभाग या पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट क्या है। यह नोडल विभाग है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग के रूप में काम करता है और सीपीएससी से संबंधित जो भी नीतियां होती हैं उन नीतियों को तैयार करता है, लागू करता है और क्रियान्वयन समीक्षा करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? ये जो है जो भी सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों से संबंधित नीति संबंधी मामलों का क्रियान्वयन करता है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो घाटे में चल रही तो उसका पुनर्गठन, पुनरुद्धार या बंद करने संबंधी भी ये सलाह भी प्रदान करता है। उसके लिए कोई तंत्र की आवश्यकता है मजबूत करने के लिए, उसको भी ये देता है।
ये जो है और क्या कहता है, अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत केंद्रीय जो कर्मचारी हैं इन कंपनियों में अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं या जो भी कर्मचारी उनको परामर्श, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास का भी काम कौन देखता है, ये देखता है पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट देखता है ना। ये क्या कहता है, ये रत्न कंपनियों का दर्जा भी, कंपनियों को रत्न का भी दर्जा देता है। जैसा कि आपको पता होता है 3 तरह के रत्न होते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, है ना। तो इसको भी ये प्रदान करता है। CPSC जो है निष्पादकता सुधार, मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के संबंध में नीतिगत दिशा निर्देश भी देता है। ये क्या है, ये जो है जो केंद्रीय कंपनियां हैं सरकारी, उससे संबंधित सूचना भी एकत्र करता है, उस सूचनाओं का रखरखाव भी करता है। अगर इसके बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में देखा जाए तो ये 1965 में वित्त मंत्रालय के तहत ही पहले स्थापित किया गया था। बाद में किस नाम से स्थापित किया गया था, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के नाम से स्थापित किया गया था। 1985 में इसे जो है उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया गया और 1990 में इसको एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और भारतीय उद्योग मंत्रालय के तहत थी। अब जाकर के इसको फिर किसमें, वित्त मंत्रालय के तहत लाया गया है। इसको इस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इस विभाग को लाने के बाद जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग शामिल हो गए हैं। पहले आर्थिक विभाग है, आर्थिक विभाग यही आर्थिक विभाग है जो बजट को तैयार करता है, इकोनॉमिक्स, हाँ बजट को तैयार करता है। राजस्व विभाग क्या है, जो भी टैक्स डिपार्टमेंट है वो राजस्व विभाग में आता है। व्यय विभाग ये जो होता है जिनमें पेंशन और संबंधित व्यय होते हैं, योजना परियोजना, उसमें आता है। और वित्तीय सेवाएं, बैंक से संबंधित जितनी भी सेवाएं आती हैं उससे संबंधित वित्तीय सेवाएं हो गया। फिर निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग भी है, निवेश संबंधित जो भी नियम कानून बनाना होता है, संपत्तियों की देख रेख, उसके लिए यह विभाग काम करता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। और उसके बाद है लोक उद्यम विभाग जो अभी लाया गया है और सरकारी कंपनियों से संबंधित विभागों में देखता है। अब जो है लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित करने के क्या लाभ है, इसको आपको बता दिए। इससे जो है पूंजीगत व्यय पर संपन्न मुद्रीकरण, वित्तीय स्वास्थ्य की कुल लागत, कुशल निगरानी करने में मदद मिलेगी। आगे देख लेते हैं उद्यम, लोक उद्यम या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज क्या हैं। ये एक कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों में केंद्र सरकार या अन्य CPSC की हिस्से प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अगर अधिक है किसी कंपनी में, सरकार का या सरकार किसी कंपनी का, इसका मतलब ये हो वो लोक उद्यम कंपनी होगी, है ना। इसको लोक उद्यम कंपनियों को जो है वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। वर्तमान समय में याद रख लीजिए, ऐसा IAS और PCS पूछता रहता है। वर्तमान समय में 10 महारत्न है, 14 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं। अगला है इस CPSC का निर्धारित क्या वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो पहला महारत्न योजना, इस महारत्न योजना को सन 2010 में शुरू किया गया था और इस उद्देश्य से किया गया था ये अपने संचालन में विस्तार कर सके और वैश्विक दिग्गज के रूप में उभर सके, है ना। इनके लिए मानदंड दिए गए हैं, किसको महारत्न कंपनी घोषित किया जा सकता है, उन्हीं कंपनी घोषित किया जा सकता है जो जिनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। और ऐसी कंपनियां जो सेबी के तहत जो है शेयर मार्केट में इनके बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए और विगत 3 साल में जो वार्षिक व्यवसाय है वो कम से कम वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। पिछले 3 साल में जो है नेटवर्थ उस कंपनी का 15,000 करोड़ रुपया हो। उसके बाद जो है 5,000 करोड़ रुपए क्या होना चाहिए, उसी का कंपनी की एनुअल नेट प्रॉफिट होनी चाहिए 5,000 करोड़ रुपए, मतलब साल भर में वो कंपनी कमा सकती है, इसका मतलब जो है। और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर उसकी भूमिका है तो इसका मतलब उसे जो है महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। इसके उदाहरण भी हैं दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड इत्यादि जो है इसके महारत्न कंपनी के एग्जाम्पल हैं। अगला इसमें आता है कंपनियों की में नवरत्न योजना, इसको जो 1997 में शुरू किया गया था और इस उद्देश्य से किया गया था कि ये तुलनात्मक लाभ देती हूँ और वैश्विक खिलाड़ी बनने में जो है उभरने वाली कंपनियां हैं तो उनको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। इनके लिए मानदंड है कि पहले जो है नवरत्न उसी कंपनी को घोषित किया जा सकता है जो मिनी रत्न श्रेणी 1 में और अनुसूची 1 के तहत CPSC में दर्ज होनी चाहिए।
दूसरी बात है कि वो पिछले 5 साल में से कम 3 साल उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो। उसमें निम्न 6 कुछ प्रदर्शन मानदंड हैं। उन 6 प्रदर्शन मानदंडों में कम से कम 60 में जो है 60 से अधिक मानदंड में क्या होनी चाहिए, अच्छे अगर परफॉर्मेंस दिखा रही हैं तब वो नवरत्न कंपनी घोषित हो सकती हैं। उन निम्न 6 प्रदर्शन क्या हैं कि शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ होना चाहिए, लागत की कुल उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैन पावर पर आने वाली कुल लागत है ना, मूल्य ह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज क्या है, इस आधार पे ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर क्या है, प्रति शेयर कमाई क्या है, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन क्या है। ये मिल करके 8 ऐसे क्षेत्र हैं, सॉरी 6 क्षेत्र हैं जिसमें क्या होना चाहिए, उसको 60% से अगर अधिक इन मानदंडों में हासिल होती है तो उसको जो है घोषित नवरत्न की जा सकती है ना। इसका एग्जाम्पल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब इसके एग्जाम्पल है नवरत्न के। मिनी रत्न योजना क्या, मिनी रत्न को भी 1997 में शुरू किया गया था। ये जो है अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक क्षेत्र को बनाने के लिए और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम को अधिक सशक्त बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण के रूप में की गई है। मिनी रत्न योजना को कई श्रेणियों में बांटा गया है। मिनी रत्न श्रेणी 1, मिनी रत्न श्रेणी 2। यानी मिनी रत्न श्रेणी 1 में आय का दर्जा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वो कंपनी लगातार 3 वर्षों से लाभ प्राप्त की हो, सबसे पहली चीज है। दूसरी बात है कि कम से कम 3 साल में कम से कम एक बार 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। 3 साल लगातार क्या होना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस होनी चाहिए और किसी एक साथ 30 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया हो 3 साल में। उदाहरण में देख लेते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार एटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये है। उसके बाद है मिनी रत्न श्रेणी 2, इसमें पिछले 3 साल से लगातार लाभ अर्जित की हुई कंपनी होनी चाहिए, उसकी निवेश संपत्ति क्या हो, सकारात्मक हो। इसके एग्जाम्पल भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड। मिनी रत्न पुरस्कार को या मिनी रत्न कंपनी को सरकार जो है किसी भी प्रकार का ऋण या ब्याज भुगतान पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए कोई भी सरकार की, तभी उसको मिनी रत्न का दर्जा मिल सकता है। और उसको जो है उस कंपनी को जो मिनी रत्न दर्जा है वो किसी सरकारी बजट पे और कोई सरकारी गारंटी पे निर्भर नहीं हो, तभी उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जा सकता है। कानून एक बार अगला है जो समाचार में वो है कि व्हाट्सएप ने जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में ये बोला है कि जब तक कानून तैयार नहीं हो जाता है, मतलब कि डाटा संरक्षण अधिनियम डाटा संरक्षण बिल अगर जब तक लागू नहीं हो जाता है तब तक वह जो है व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी नीति को लागू करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेशर नहीं कर सकता, उसको ज्यादा दबाव नहीं दे सकता। ये चीज न्यूज में है ना, बात नहीं करना। ये न्यूज मामला क्या है, मामला ये है कि अभी जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वह जो है व्हाट्सएप के जो प्राइवेसी कानून लाया था, उसने नीति लाई थी, उस नीति को रोकने उसको जांच करने के लिए क्या किया था, उसने एक याचिका दायर मतलब कि निर्देश दिया था। इस निर्देश के खिलाफ जो है ये व्हाट्सएप जो है वह गई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने जो है वह प्रतिस्पर्धा आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। उसने ये बोला कि नहीं, जो CCI है उसने जो अब इसको इस नीति को देखेगी मतलब जांच करेगी, उस पर हम मना नहीं कर सकते, उसको जांच करने दीजिए, है ना। ये उसने एकल न्यायाधीश की पीठ ने ये निर्णय दिया था। तब व्हाट्सएप जो है फिर हो गया है हाई कोर्ट के अन्य पीठ के, जहां बड़ी पीठ के पास गया। उसने बोला है कि जो एकल न्यायाधीश की पीठ थी उसका निर्णय अच्छा नहीं है, CCI द्वारा जो जांच करने का निर्णय दिया गया है उसको रोका जाना चाहिए, ये मामला है। अभी जो है ये क्या हुआ है, फेसबुक और व्हाट्सएप तो एक ही कंपनी, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। तो व्हाट्सएप जो है अपने उपभोक्ताओं का डेटा शेयर करने संबंधी अभी जो है चिंता में लेकर है ना। इस संबंध में उपभोक्ता सहित विश्व के अन्य देशों ने व्हाट्सएप की जो है कड़ी आलोचना भी की है। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि भाई ये हमारी जो नीति है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीति अच्छी है, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मतलब कि एंड टू एंड मतलब कि हर मैसेज जो है सिक्योर है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को मैसेज भेजता है
और अगर वहां पर वह डाउनलोड नहीं करता, खोलता नहीं है, इसका मतलब वो तीसरा व्यक्ति उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। इसको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बोलते हैं। देख लेते हैं नीचे डेटा संरक्षण विधेयक क्या है। इसको जो है 2017 में लाया गया था। ये विधेयक प्रस्तावित है, अभी लागू नहीं हुआ। इसको जो है करने के लिए BN श्रीकृष्णा की समिति में एक जो है कमेटी गठित की गई थी। उसी कमेटी ने डेटा संरक्षण विधेयक को लागू मतलब कि बनाया है, अडॉप्टेड किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस विधेयक का? इसका उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति प्रवासी आते हैं उनमें निजी कंपनी के व्यक्ति भी शामिल होते हैं, उनको विनियमित करने का उद्देश्य है। डेटा की सुरक्षा है तो अच्छे उपाय करने की भी बात कही गई है। और इसमें डेटा संरक्षण विधेयक में सुरक्षा दायित्व, डेटा का पारदर्शिता और जवाबदेही की भी बात की गई है। इन्हें साधन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में ये भी किया गया है कि कोई भी निजी अगर डेटा पर अधिकार और उनका प्रयोग करने का साधन किस प्रकार से निजी डेटा का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है और वहां तक एक्सेस किया जा सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया है। इस बिल में जो है एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण को भी गठित करने का बात की गई है। इस विधेयक की आलोचना क्यों हो रही है? सॉरी, इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है? इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन रख दिया है न। गोपनीयता जो है ये निजता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। इसलिए क्या होना चाहिए? विधेयक होना चाहिए जो इसको निजता को अपने सुरक्षित रख सके, संरक्षित रख सके, है न। ये चीज हो गई। उसके बाद है 2018 डेटा संरक्षण का मसौदा तो लाया था लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। इसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का लाया गया था। अगला टॉपिक है दोस्तों हिमालयी याक। हिमालयन याक क्या है? अभी जो है हिमालय में पाया जाने वाला यह एक प्रकार का याक है, मतलब वहाँ का एक बैल है वह जो है अभी न्यूज में इसलिए है कि अरुणाचल प्रदेश का जो कामेंग जिला है वहाँ पर राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र है ना, उसने जो है राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। उस समझौते में बात तय हुआ कि उस अरुणाचल प्रदेश में जो भी याक होंगे उनका बीमा किया जाएगा। इस बीमा से बहुत फायदा होगा याक मालिकों को। फायदा ये होगा कि अक्सर वहाँ पर मौसमी घटनाएं आती रहती हैं, जो वहाँ पर लैंड स्लाइड होने लगती है, तूफान लगती हैं, बर्फ पड़ने लगती है। इस वजह से जो है आपदाओं में बहुत सारे की मृत्यु हो जाती है याक की। तो ये इसमें ये फायदा होगा कि मौसम से जो भी आपदाएं आती हैं उसको भी इसके इंश्योरेंस की तरह रखा गया है। कोई बीमारी से अगर पशु मरता तो भी रखा गया है। आवागमन और दुर्घटना में भी अगर कोई हो जाता है ऐसा तो भी उसके लिए भी क्या किया गया है? रखा गया है, उसका भी बीमा हो सकता है और उस बीमे का फायदा का मतलब उसको भी लाभ मिलेगा। ये बात की गई है इसमें। ठीक, इसके लिए क्या करना होगा? जो मकान मालिक हैं याक के उसको जो है हर याक के कान में चिन्ह लगा देना होगा और जानकारी सारी देनी होगी। हिमालयन याक ये जो है इतना मतलब कि निम्न ताप मतलब -40 डिग्री सेल्सियस तक में रहने के लिए अभ्यस्त होते हैं। ये लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की दो मुख्य प्रजाति हैं, चांगपा और डोकपा, इन्हीं द्वारा पालन किया जाता है। ये IUCN के लिस्ट में वनरेबल श्रेणी में आते हैं। ठीक, उसके बाद 7% ये 2012 से 19 के बीच जो है इसकी संख्या में 7% की गिरावट आई है। याक जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। फिर दोस्तों आप जो है मेहनत से पढ़ाई कीजिए। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जो है इसका करंट अफेयर का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारी कर्मयोगी सिविल सर्विसेज को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।